टुडेज आवर टॉपिक इज रिसोर्स। रिसोर्स हिंदी में हम कहें तो संसाधन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? अब आप देखते हैं जब से आप सुबह से जगते हैं तब और रात में सोते हैं, उस टाइम पीरियड के बीच में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। स्कूल आने के लिए बस यूज़ करते हैं, रिक्शा यूज़ करते हैं, स्कूल में आके पेन यूज़ करते हैं, कॉपी यूज़ करते हैं, बेंच यूज़ करते हैं, टेबल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, गर्मी ना लगे इसके लिए फ़ैन यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, जिस चीज़ की आपके लिए यूटिलिटी है, उपयोगिता है, जो चीज़ वैल्यू रखती है, वो सारी चीज़ें आपके लिए रिसोर्स कहलाती हैं। जो भी हमारे लिए यूज़ में आ रही है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो हमारी लाइफ को ईजी बना रही है, जिसकी कोई वैल्यू है, वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाती है। तो हमें यहाँ पे रिसोर्स डिफाइन करते टाइम दो तीन टर्म को याद में रखना है कि जैसे उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, हमारे काम में आनी चाहिए। दूसरा, हमारी लाइफ को ईजी बना रही है, कंफर्टेबल बना रही है। तो दूसरी चीज़ नेक्स्ट, उसके बाद में वैल्यू, उसकी वैल्यू है। हाँ, हो सकता है कि वो वैल्यू मॉनेटरी टर्म में हो। वैल्यू मीन्स कि उसका कोई हो सकता है इकोनॉमिक प्राइस भी हो सकता है ना भी हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास कोई रिसोर्स है, मान लीजिए ये पेन है, ये मार्कर है, इसकी मॉनेटरी वैल्यूज है, इसको हम पैसे में नाप सकते हैं कि हाँ इसकी इतनी वैल्यू है। लेकिन आप कोई ब्यूटी देख रहे हैं, सीनिक ब्यूटी है, कोई बहुत अच्छा पिक्चर है, तो उसकी सीनिक वैल्यू की कोई इस तरह से मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वो रिसोर्स है, आपके लिए यूटिलिटी है। तो हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ जिसकी यूटिलिटी है, वैल्यू है, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रही है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। चाहे वो छोटी सी छोटी कोई चीज़ हो, चाहे वो पूरी कितनी बड़ी ट्रेन हो, एयरक्राफ्ट हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे आपकी पेन हो, कॉपी हो, पेंसिल हो, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी हो, फैन हो, और बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप जो आपको सराउंड कर रही हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए रिसोर्स हैं। क्या चीज़ है जो आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोल आज से हज़ारों साल पहले अर्थ के अंदर दबा हुआ था। हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमें उसके बारे में ये भी नहीं पता था कि हम इसको कैसे ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ पता ही नहीं था, वो कोल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं था। लेकिन टाइम पीरियड के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने उसको अर्थ से निकालना सीख लिया, हमें उसको बारे में ये भी पता चल गया कि हम ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स है, हम इसको जलाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो कोल ने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी लग गई। तो हमारी टेक्नोलॉजी के बल पर, टेक्नोलॉजी की वजह से वो कोल जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ था, जिसके हमारे में कुछ पता नहीं था, वो इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन गया। पेट्रोलियम, दूसरा एग्जाम्पल अगर लूँ, पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल, जब ये अर्थ सरफेस से निकलता है तो एक बिल्कुल कच्चा कीचड़ नुमा एक तरह से पदार्थ होता है, और हमें इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, अर्थ के अंदर दबा हुआ था, हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं था। टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारी नॉलेज बढ़ी, स्किल बढ़ी, हमने उसको निकाला, पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट किया, और उसने पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, पूरा ट्रांसपोर्ट जैसे इतना तेजी से चलता है कि हम जरा सी देर में एयरक्राफ्ट से कहीं भी पहुंच सकते हैं, वो सब इस पेट्रोल की वजह से है। और जो ज़मीन में दबा हुआ था हमें पता भी नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए इतना वैल्यूएबल, इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ह्यूमन बीइंग की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी साधारण सी चीज़ को या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। तो हमारी टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है या किसी भी चीज़ को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बना देती है। और उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो चीज़ काम आती है वो है ह्यूमन बीइंग की नॉलेज, उसके इनोवेटिव आइडियाज़, उसका स्किल। तो हम कह सकते हैं, अगर हम पूरे इस अब तक की हमारे पॉइंट्स को समराइज़ करें, तो ह्यूमन बीइंग की नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो पहले रिसोर्स नहीं थी, हमारे लिए किसी काम की नहीं थी, हमारे लिए जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, वो अब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। हो सकता है कि आज के टाइम पे भी अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हों या एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं है, हम उनको यूज़ करना नहीं जानते,
तो हमारे लिए आज वो रिसोर्स नहीं है, लेकिन हो सकता है 50 साल बाद 100 साल बाद हम उनको यूज करना शुरू कर दें तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाएंगे, हमारे लिए वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस रिसोर्स को समझ सकते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनको हमने बहुत कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। वैसे तो ज़्यादातर संसाधन हमें प्रकृति से ही प्रदत्त हैं, प्रकृति से ही मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर डायरेक्टली, यानी जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिले हैं। जैसे एयर, वी ब्रीथ, हम एयर लेते हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, वो एयर नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर, रिवर से, लेक से, हम कैनाल से वाटर ले रहे हैं, वो वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है। मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हमें अर्थ सरफेस से मिल रहे हैं, आयरन मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, एल्यूमिनियम मिल रहा है। तो दीज ऑल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिल रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज उस क्वांटिटी इज नोन, हमें पता है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनका कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, उनकी हमारे लिए यूटिलिटी क्या है। वो सारे रिसोर्सेज हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिनकी हमें क्वांटिटी के बारे में जानकारी है या हमें मालूम है कौन कौन से रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। मान लीजिए कि हमें मालूम है कि हम इंडिया में कोल कितना मिलता है या कितने उसके हमारे भंडारण है या कितना स्टॉक है हमारे पास, तो हमें कोल के बारे में मालूम है कितना स्टॉक है, कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। तो ये हमारे एक्चुअल रिसोर्स हैं, वास्तविकता में ये हैं, जिनको हम जानते हैं, यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि कितने हैं, वो सब एक्चुअल वास्तविकता। पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावना, पोटेंशियल संभाव्य रिसोर्स, यानी हमें इनके बारे में पता नहीं है पर ये हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेह लद्दाख में रिसर्च हो रही है कि वहाँ की पहाड़ियों में यूरेनियम हो सकता है, तो ये हमारे लिए एक संभावना है कि वहाँ पर यूरेनियम हो सकता है। कहाँ पर हो सकता है, कितनी क्वांटिटी में हो सकता है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन संभावना जरूर बनी हुई है कि वहाँ पे मिल सकता है, अगर हम वहाँ पर रिसर्च करें तो मिल जाएगा। तो ये हमारी संभावना है, ये हमारा पोटेंशियल है, तो ये इसमें आएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज में। तो एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज ये हमारे लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पर है कि हमारा डेवलपमेंट लेवल रिसोर्स के बारे में कितना है। यहाँ पर हमें सब कुछ नोन है, एक्चुअल में हमें सब कुछ नोन है, तो इसीलिए वो एक्चुअल रिसोर्सेज है। क्वांटिटी मालूम है कितनी मिलेगी, पोटेंशियल में अभी नहीं पता कितनी मिलेगी, संभावना है। तो ये एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक मीन्स जिसमें जान है, जीवन में, पेड़ पौधे हमारे, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमें मिलती हैं, उत्तराखंड के पहाड़, जम्मू एंड कश्मीर और भी बहुत सारे प्लेसेस से हमें बहुत सारी लिविंग थिंग्स मिलती हैं। मैराइन लाइफ, समुद्री जीव जंतु, सब में जीवन है। बायोटिक, जिसमें लाइफ है, बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज, जिनमें लाइफ नहीं है, आपके जितने भी मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, ये इन सब में लाइफ नहीं है, तो ये एबायोटिक रिसोर्सेज। ओरिजिन के बेसिस पर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बायोटिक रिसोर्सेज जिस पे लाइफ है, एबायोटिक रिसोर्सेज इसमें लाइफ नहीं है। आपका एयर, वाटर, सब बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, लेकिन एबायोटिक रिसोर्स। अगली जो हम कैटेगरीज को डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिन्यूएबल मतलब जिसको एक बार हम यूज करेंगे तो वो एडजस्ट नहीं होगा, एक बार यूज करने पे ख़त्म नहीं होगा। जैसे सनरेज आज भी आ रही हैं, हमने सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बना ली, अब ऐसा नहीं है कि वो सनरेज ख़त्म हो गई या उसका कुछ बिगड़ गया, कल फिर सूरज निकलेगा, फिर वो आएंगी। तो हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हवा चल रही है, मान लीजिए एक पवन चक्की लगी हुई है, हवा चली, हवा ने उस पवन चक्की को घुमाया, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। अब वही हवा आगे जाएगी, दूसरी पवन चक्की लगा, उस हवा का कुछ नहीं बिगड़ा। तो यानी हम जिसको बार बार अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वंस यूज एडजस्ट, एक बार यूज किया खत्म। कोल आपने एक बार जला दिया, एक बार आपको एनर्जी मिल गई, खत्म हो गया, राख बन गया, अब उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल
बाइक में डाला, बाइक चलाई, धुआं बन के उड़ गया। एक बार आपकी बाइक चला दी, दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जो एक बार यूज होने पर एग्जॉस्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पुनर्नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट है हमारा यूबिक्विटियस रिसोर्स। यूबिक्विटियस रिसोर्स मीन्स दोज रिसोर्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस। ये हमें सब जगह मिलेंगे। जैसे एयर, अर्थ सरफेस पर हमें सब जगह एयर मिलेगी जिसे हम ब्रीथ करते हैं, तो ये यूबिक्विटियस रिसोर्स है। जबकि लोकलाइज रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कॉपर है, आप कहीं भी गड्ढा खोद दीजिए, कहीं भी ज़मीन खोदना शुरू कर दीजिए, आपको कॉपर नहीं मिलेगा। कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, वहीं पर कॉपर मिलेगा। राजस्थान में खेतड़ी एक प्लेस है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर कॉपर मिलेगा। कोल आप कहीं भी खोदना शुरू कर देंगे, कोल नहीं मिलेगा। कोल झरिया हमारे झारखंड वगैरह में, इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उस छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही आपको कोल और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लिग्नाइट कोल आपको यहाँ मिलेगा, तमिलनाडु वगैरह में मिलेगा। तो ये लोकलाइज्ड हैं, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही मिलेंगे। जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर मिलता है उसको हम लोकलाइज्ड बोलते हैं। जो सब जगह मिलता है उसको हम यूबिक्विटियस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एयर, सब जगह मिलती है। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? अभी हमने पहले बात की थी कि हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज बेस्ड हैं ह्यूमन बीइंग की नॉलेज, इनोवेशन, उसके आइडियाज़, उसकी टेक्नोलॉजी के दम पर। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, आप ब्रिज देखते हैं, पुल देखते हैं, पुल हमें नेचर में नहीं मिला लेकिन ह्यूमन बीइंग ने बनाया। बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखते हैं, ये कहीं हमें ज़मीन से मिली नहीं है लेकिन ये ह्यूमन बीइंग ने बनाई है अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर। ट्रेन बनाई है ह्यूमन बीइंग ने, आप जल्दी से पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। हालांकि ये हमें नेचर ने जो रिसोर्सेज दिए उन्हीं की मदद से बने हैं, लेकिन बनाए किसने हैं? ह्यूमन ने बनाए अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर। तो इनको बोलते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने आइडियाज़, अपने इनोवेशन के दम पर बनाए हैं, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, ट्रेन और भी बहुत सारी चीज़ें, इनको हम बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। सबसे लास्ट में हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स। ये समझने वाली बात है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग, इंसान अपने आप में एक रिसोर्स है। ये रिसोर्सेज हम यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास नॉलेज है। किसके पास? ह्यूमन के पास। तो ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक संसाधन है। मान लीजिए ह्यूमन बीइंग एजुकेटेड नहीं है, ह्यूमन बीइंग के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो ये सारे रिसोर्सेज आपके लिए वेस्ट हैं। आज से हज़ारों साल पहले कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, आयरन सब कुछ ज़मीन में दबा हुआ था। हमें उसके बारे में तिल भर भी नॉलेज नहीं थी। हमको, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, निकाल सकें, यूज कर सकें। तो हमारे लिए वो कुछ भी रिसोर्स नहीं था, कुछ भी संसाधन नहीं था, किसी काम का नहीं था। तो इस ह्यूमन बीइंग की वजह से ही हमारे लिए यूज़फुल बन पाया। इसीलिए ह्यूमन अपने आप में सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे बड़ा संसाधन कहलाता है। कंजर्वेशन के लिए हमारे पास 3R टेक्निक। 3R टेक्निक क्या है? रिड्यूस, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें, अननेसेसरली वेस्ट ना करें, चाहे वो वाटर हो। और वाटर के वेस्टेज के तरीके हम सब लोग जानते हैं, कितनी तरह से हम उसको वेस्ट करते हैं। आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, डेली लाइफ में आप खुद भी वाटर को वेस्ट करते हैं, हम सब लोग करते हैं। कैसे वाटर को हम गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, तो हम इस सारे सब चीज़ें हम जानते हैं। नदियों में, नालों में हम गंदा पानी छोड़ते जा रहे हैं। रिवर हमारी पॉल्यूट होती जा रही है, यमुना रिवर से कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये सारी चीज़ें पॉल्यूट होती जा रही हैं, तो हम रिड्यूस, सबसे पहले तो हम कम से कम उपयोग करें इनका। फिर उसके बाद में रिसाइकिल, इनको रिसाइकिल करें। पानी गंदा हो गया, उसको नदी में, नाले में फेंक दिया, क्या कर सकते हैं? उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज हटा सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए तो इसको यूज कर सकते हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं नदियों के किनारे, वहाँ से सीवर को उसमें से अलग करें, पानी को अलग करें, उस पानी को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो एक वाटर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर उसके बाद में हम रीयूज़ कर सकते हैं, उसको दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हमारी 3R टेक्निक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कोल जला के, पेट्रोलियम जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बजाय हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करें, विंड एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करें। ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, दूसरे इनसे पॉल्यूशन भी नहीं होता। तो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर अपनी डिपेंडेंस ज़्यादा करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ में करें। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, हमने बहुत अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने से भी अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। जैसे अच्छी क्वालिटी के इंजन डेवलप करें जो पॉल्यूशन कम करें, कम फ्यूल में ज़्यादा दूरी तक चल सकें, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। तो ये सारे मेथड के थ्रू हम अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी करने के साथ साथ हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकें। अवेयरनेस, अभी हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रिड्यूस करें। एक तरह से क्या कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर जागरूकता ला रहे हैं कि आप लोग ये साथ समझें, केवल यहाँ पढ़े ही नहीं बल्कि इसको अपने जीवन में भी उतारें। तो ये अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस आप लोग ही लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि इनके रिसोर्सेज की यूटिलिटी क्या है। तो ये एक अवेयरनेस है। तो इस मेथड के थ्रू भी हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। तो हमारे तरीके हैं, टेक्निक्स हैं। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अब देखिए मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। डेवलपमेंट, विकास, बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत, सड़क बनाने की ज़रूरत, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत, ये ज़रूरतें हम सबकी हैं और इसको हम मना नहीं कर सकते। हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन साथ के साथ हम अपने नेचर को भी बचाना है, इन रिसोर्सेज को भी बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करें, उन मेथड्स को यूज करें, उस तरीके से डेवलपमेंट करें कि हमारी आज की ज़रूरतें तो पूरी हों, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ही सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर जाएं, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो मेथड ऑफ डेवलपमेंट, उस तरह का डेवलपमेंट कि हम आज अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन आएगी, जो आगे आने वाले लोग आएंगे, उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हमारा तो विकास हो, साथ में आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन मेथड्स के थ्रू हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। एक जो आपको टर्म मिलेगा चैप्टर में वो है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, आपके पास में उस चीज़ से रिलेटेड एक्सक्लूसिव राइट है। मान लीजिए आपने कोई नया आविष्कार किया है और उस आविष्कार को आप चाहते हो कि आपने मेहनत लगी है उसकी, आपके ऊपर आपने उसमें अपना दिमाग लगाया है, तो वही आविष्कार आपने मेहनत की, आपने दिमाग लगाया, मैं उसको यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। मैं अपनी फैक्ट्री में आपने जो आविष्कार बनाया उसी की मदद से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दूँ, तो ऐसे तो आपके साथ में इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसीलिए पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट। आपको उसके ऊपर पूर्ण अधिकार है कि आप चाहें तो ही यूज करें, या अगर कोई दूसरा भी यूज कर रहा है तो बिना आपकी मर्जी, बिना आपकी परमिशन के उसको वो यूज़ ना कर सके। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेटेंट, यानी आपको ही उसके ऊपर पूर्ण अधिकार है यूज़ करने का, और अगर कोई दूसरा यूज़ करता है तो आपकी परमिशन से ही यूज़ करेगा, तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने रिसोर्सेस, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन ह्यूमन बीइंग का क्या रोल है संसाधन को संसाधन बनाने में, क्यों हम उसको रिसोर्स बना पाए, हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े संसाधनों के, हमने कंजर्वेशन के तरीके पढ़े, हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, लास्ट में हमने पेटेंट के बारे में भी थोड़ा सा जाना क्या होता है। इस तरह से हमने कोशिश की कि ये पूरा चैप्टर समराइज हो जाए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से इस 8th क्लास के और भी चैप्टर्स को हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे।